नमस्कार छात्रों, 12वीं कक्षा की युवक भारती का विभाग क्रमांक 3 में से पाठ क्रमांक 14 देखेंगे। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गद्य पाठ का शीर्षक है पल्लवन। लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। यहाँ पल्लवन की जो प्रस्तुति है, यह प्रस्तुति एकांकी की विधा में की गई है। पल्लवन के लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी। हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षणिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज के दिशा निर्देशक करता है। अपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पादक है। लेखक की प्रमुख कृतियाँ हैं साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्र मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। लेखक की प्रमुख कृतियाँ हैं। एकांकिका, हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंग में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता होती है। अपनी बात को व्यक्त हेतु हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। पल्लवन का मतलब होता है विस्तार से। तभी यह लेखक ने पल्लवन की जो प्रस्तुति है एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है कि साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए
व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं निकट आए हैं। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनर्वलोकन कर रहे हैं। एक विद्यार्थिनी के पूछने पर वह पल्लवन के विषयों में विस्तार से समझाते हैं। पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्यपंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। विस्तार शब्द के कारण पल्लवन को निबंध नहीं समझा जाना चाहिए कि विस्तार के जैसा जिस प्रकार आप निबंध का विस्तार करते हैं कि उसी प्रकार आप विस्तार करते समय पल्लवन को निबंध नहीं समझा जाना चाहिए। निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है कि उसी में पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता भी होती है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन की भी स्थान होती है। चिंतन का भी स्थान होता है। प्रथम दृष्टि में किसी सूक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है कि प्रथम दृष्टि में किसी सूक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है, परंतु जैसे जैसे उस सूक्ति विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने लगता है कि यह पल्लवन का जो अर्थ होता है। पल्लवन की जो आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कि अध्यापक स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बहने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों को, कवियों को, विचारों को, अधिक मौलिक विचारों को समझने में अक्षम रहती है कि आज वैज्ञानिक युग के कारण, वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारों, अधिक मौलिक विचारों को समझने में अक्षम रही है। ऐसे समय में पल्लवन हमारी सहायता करता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पल्लवन यानी विस्तार पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील
आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए कि यह पल्लवन के लिए पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट जो वक्ता है कि उसे पल्लवन की आवश्यकता होती है। पत्रकार है कि ये एक जो समाचार है कि विस्तार से प्रस्तुत करना ही कि यह उसे पल्लवन कहा जाता है। प्रोफेसर है जो एक आधा विषय है छात्रों को समझाते हुए अनेक सूक्तियाँ अनेक उक्तियाँ हैं, जो विचार है वाक्य है मुहारे है अधिक के सारे छात्रों को समझा देता है। नेता वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। तो इतना ही नहीं लेखन, इतना ही नहीं कहानी लेखन है, संवाद लेखन है, विज्ञापन है, समाचार है, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। पल्लवन की जो विशेषताएं हैं, पल्लवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो नंबर 1 पल्लवन की विशेषता है। नंबर 1 कल्पनाशीलता, कि पल्लवन लिखते समय पल्लवन की जो विशेषता है वह विशेषता है। नंबर 1 कल्पनाशीलता। मौलिकता, नंबर 2 मौलिकता। नंबर 3 सर्जनात्मकता। नंबर 4 प्रभामयता। नंबर 5 भाषा शैली। नंबर 6 शब्द चयन। नंबर 7 सहजता। नंबर 8 स्पष्टता। नंबर 9 क्रमबद्धता। यह 8 जो विशेषताएं पल्लवन की विशेषता होती है कि जिस वक्ता के पास, जिस नेता के पास, जिस पत्रकार के पास जो यह विशेषता होती है वह निश्चित रूप से यह पल्लवन लिखता है। तो पहली विशेषता है कल्पनाशीलता, दूसरी विशेषता है मौलिकता, दूसरी विशेषता है सृजनात्मकता, चौथी विशेषता है प्रभामयता, 5 नंबर भाषा शैली, 6 नंबर शब्द चयन, 7 नंबर सहजता, 8 नंबर स्पष्टता, 9 नंबर कर्मबद्धता। और आगे देखिए पल्लवन की निम्न शैलियाँ होती है कि पल्लवन लिखने के लिए निम्नलिखित शैलियों के माध्यम से पल्लवन तैयार किया जाता है, पल्लवन लिखा जाता है। कि पल्लवन की निम्न शैलियाँ हैं। नंबर 1 इसमें प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। पल्लवन लिखते समय इसमें प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। दूसरे 2 नंबर की शैलियाँ हैं, निम्नलिखित शैलियाँ हैं। 2 नंबर इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 नंबर की जो निम्न शैलियाँ हैं कि इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कि नंबर 1 शैली में वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। नंबर 2 इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। कि प्रथम वाक्य से ही, कि पल्लवन लिखते समय प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। नंबर 4 प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका, कि पल्लवन लिखते समय प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए। पहले 2-4 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए।
मध्य के 10-12 वाक्यों में मध्य बीच में लिखते समय पहले प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की जो भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसार प्रस्तुत करें। कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों में ही भूमिका बनानी चाहिए, 10-12 वाक्यों के बीच में प्रतिपादित करें, अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसार प्रस्तुत करें। पल्लवन की प्रक्रिया या नियम सोपान, आगे देखिए कि पल्लवन बनाते समय पल्लवन की जो प्रक्रिया है, पल्लवन बनाते समय जो नियम है, सोपान है, वो देखिए। विषय को भली भांति पढ़ना, पल्लवन लिखे समय कि जिस विषय पर आपको पल्लवन लिखना है तो लिखते समय यह ध्यान में रखना अनिवार्य है। पल्लवन की जो प्रक्रिया है, नंबर 1 है विषय को भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना। विषय क्या है, यह पहले भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना कि जो शीर्षक दिया है आपको किस पर पल्लवन लिखना है, तो पहले आपने पढ़ना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना कि उस पल्लवन का, उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। नंबर 2, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। क्या देखिए कि पहले विषय भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उसी पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। नंबर 2, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। जो विषय आपको दिया है वही विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, उसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, यह सोचना, विचार करना। फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए, विपक्षी विरोध पक्षी जो तर्क हैं वह तर्कों को काटने के लिए तर्क संगत विचार एकत्रित करना, कि उसी में जो विपक्षी तर्क हैं कि उसको काटने के लिए तर्क संगत विचार एकत्रित करना। उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्क संगत विचारों को संयोजित करना, कि उसके बाद असंगत जो विचार है कि वही असंगत विपक्षी जो तर्क है, असंगत विचार है, वही विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित करना। नंबर 3, शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को ध्यान देकर पढ़ना। यही पल्लवन के जो नियम है, सोपान है। कि इससे पहले आप देखें कि विषय को भलीभांति समझना, उसके भाव को समझ लेना, जो विषय है वही विषय पर ध्यान केंद्रित करना, विषय का अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः से वह विचार करना, पढ़ना, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना।